जाओ मेंगडी अंदर से चौंक गई। उसने जल्दी से छू लिन के कपड़े का कोना पकड़ लिया और बोली, मत जाओ, मुझे वो ब्रेसलेट नहीं चाहिए। छू लिन हैरान रह गया। उसे अंदर से बहुत अच्छा लगा और उसने मुस्कुराते हुए कहा, बात सिर्फ इस ब्रेसलेट की नहीं है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे टियानवुज़ोंग बच नहीं सकता। ये कहकर छू लिन ने डू हुआंगक्वान और काले कपड़े वाली औरत की तरफ देखा और कहा, मुझे जाने दो। ध्यान से। छू लिन की आंखों में वो मुस्कान देखकर काले कपड़े वाली औरत और डू हांगक्वान दोनों को अंदर से टेंशन हो रही थी, लेकिन आखिर में उन्होंने भी हामी में सिर हिला दिया। उस पगोडा के सामने छू लिन टियानवुज़ोंग के शिष्यों की भीड़ से बाहर निकला और ट्रेजर अप्रेजल मीटिंग के लोगों के सामने आकर खड़ा हो गया। अब ये जगह पूरे ट्रेजर ऑथेंटिकेशन एसोसिएशन में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली जगह बन चुकी थी। टियानवुज़ोंग और लॉस्ट डेविल्स लैंड, ये दोनों बेहद विशाल स्टार पावर्स एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। अब जब ये दोनों यहाँ आमने सामने आ गए थे तो पक्का कोई बड़ा तमाशा होने वाला था, और लोग खुद को लकी मान रहे थे कि उन्हें ये सब देखने को मिल रहा है। इस गर्मागर्म माहौल से थोड़ी ही दूर एक सुंदर से छोटे एटिक में बैठे दो लोग चुपचाप उधर ही देख रहे थे। ये दोनों एक लड़का और एक लड़की थे, और दोनों की उम्र लगभग बराबर थी। फिर भी वो लड़का उस लड़की से आधा कदम पीछे खड़ा था। सिर्फ इतनी सी बात से ही उनके स्टेटस का बड़ा फर्क साफ नजर आ रहा था। उनमें से सबसे ज्यादा ध्यान उस लड़की पर जा रहा था जिसने चेहरे पर जालीदार कपड़ा बांधा हुआ था। उसकी आंखें पानी की तरह शांत थीं और उसकी स्किन एकदम गोरी थी। उसकी सिंपल सफेद ड्रेस उस पर बहुत जंच रही थी। वो पूरी तरह से खिले हुए एक सफेद कमल जैसी लग रही थी, जिसे देखकर लोगों की नजरें नहीं हटती थी, पर कोई भी उसके बारे में कुछ गलत सोचने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ये क्यंचगे पवेलियन की यिन क्यूई थी, वो लड़की जिसे कैंगलन रेल्म के सारे लड़के सबसे ज्यादा पसंद करते थे। उस लड़की के बगल में खड़ा वो लड़का भी काफी हैंडसम था, लेकिन यिन क्यूई की चमक के सामने वो बहुत नॉर्मल लग रहा था। और जब भी वो हैंडसम लड़का बीच बीच में यिन क्यूई को देखता तो उसे खुद में ही कमी महसूस होने लगती थी। इस वक्त ये दोनों उस एरिया के टेंस माहौल को हल्के में देख रहे थे, लेकिन जैसे ही थंडर मैजिक सॉन क्यानजिंग वहां आया, दोनों की नजरें उसी पर टिक गईं। हम्फ, क्यानजिंग भी आ गया। माना कि वुज़ोंग में डू हुआंगक्वान और जाओ मेंग्यू हैं, फिर भी वो अकेले क्यानजिंग को नहीं रोक पाएंगे। उस हैंडसम लड़के ने एटिक के नीचे दूर देखते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लॉस्ट डेविल्स लैंड के लोग आज भी उतने ही घमंडी और बोरिंग हैं। यिन क्यूई ने एकदम शांत आवाज में कहा, जिसमें कोई भी इमोशन नहीं था। उस हैंडसम लड़के ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ यार, बस देखना यह है कि आज टियानवुज़ोंग की तरफ से कौन आगे आता है, जाओ मेंग्यू या डू हुआंगक्वान। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने टियानवुज़ोंग की टीम में से एक पतले दुबले लड़के को बाहर आते देखा। ये आदमी कौन है? लोगों के हैरान होने की आवाज सुनकर यिन क्यूई ने नजरें उठाईं और दूसरी तरफ देखने लगी। उसकी नजर दोनों तरफ के लोगों पर ऐसे ही घूम रही थी कि तभी अचानक उसकी निगाहें एक जगह जाकर अटक गईं और उसके शांत चेहरे पर सिकुड़न आ गई। ये वही है, वही जो अक्सर उसके सपनों में आता है। कुछ दिनों से उसके सपने और भी अजीब होते जा रहे थे। उन अजीब सपनों को रोकने के लिए वो सोने के बजाय हर दिन मेडिटेशन और ब्रीदिंग का सहारा लेती थी। जब तक उसकी बॉडी जवाब नहीं दे देती, वो बस थोड़ा सा आराम करती थी। लेकिन वो अजीब सपना अब और भी ज्यादा डरावना हो गया था। वो साफ सपना ऐसा लगता था जैसे उसके पिछले जन्म का हो। उसमें दिखने वाला वो नॉर्मल सा इंसान और उसका वो खौफनाक टैलेंट सब कुछ सच जैसा लगता था। मैं कौन हूं? यिन क्यूई की ताकत पानी की तरह बहती हुई महसूस हो रही थी और उसकी बॉडी हल्की सी कांप रही थी। अगले ही पल यिन क्यूई की नजरें एकदम सख्त हो गईं। आखिर वो श्वांजिंग रेल्म की 9th रॉबरी वाली एक स्ट्रॉन्ग फाइटर थी और उसका दिमाग बहुत तेज था। अगर ऐसा न होता तो वो कैंगलन वर्ल्ड की टॉप डिसाइपल कभी नहीं बन पाती। उसने जबरदस्ती अपने दिमाग में चल रही उलझनों को दबाया और छू लिन के चेहरे को घूरते हुए उसे बड़े ध्यान से देखने लगी। बिल्कुल हुबहू वैसा ही। उस दिन उसने इतने ध्यान से नहीं देखा था, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि छू लिन बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसा उसके सपने में आने वाला वो इंसान। तुम्हें क्या हुआ? उस हैंडसम लड़के वू ने ये कहा। उसे अभी एहसास हुआ कि वो लड़की अचानक से कहीं खो गई थी, इसलिए उसने फिक्र करते हुए पूछा। कुछ नहीं। यिन क्यूई की ठंडी आवाज वापस अपने कोल्ड मून पैलेस वाले अंदाज में आ गई। छू लिन धीरे धीरे बाहर निकल कर आया। ये लड़का कौन है? सबको लगा था कि जाओ मेंग्यू या डू हुआंगक्वान में से कोई इस लड़ाई के लिए आगे आएगा। आखिर उन दोनों में ही क्यानजिंग से लड़ने की ताकत थी। लेकिन उनके सामने खड़े इस लड़के को तो कोई जानता भी नहीं था। डू हुआंगक्वान, तुम कब से इस तरह डरकर छुपने लगे? तुम्हें क्या लगा मैं टियानवुज़ोंग के एक नए चेले को मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? क्यानजिंग ने छू लिन पर एक नजर डाली और मजाक उड़ाते हुए कहा। क्यानजिंग की बात सुनकर पीछे खड़े दुश्मन टीम के शिष्य जोर जोर से हंसने लगे। उनके चेहरों पर मजाक उड़ाने वाला भाव था और वो सब छू लिन को घूर रहे थे। टियानवुज़ोंग का छू लिन लॉस्ट डेविल्स लैंड से कुछ सीखने के लिए तैयार है, छू लिन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। छू लिन, ये नाम सुनकर क्यानजिंग के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। लॉस्ट डेविल्स लैंड के शिष्यों की हंसी भी धीरे धीरे बंद हो गई। फिर वो सब हैरानी से छू लिन को देखने लगे। उन सबने छू लिन का नाम सुन रखा था। तुम वही छू लिन हो जिसने वांग ची को मारा था, लियू शेंग ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। तो तुम थोड़े बहुत फेमस हो, ऐसा ही कुछ है ना? क्यानजिंग ने हंसते हुए अपनी नजरें घुमाईं और मुट्ठी भींच ली।
उसके हाथ में मौजूद वो हरा ब्रेसलेट एक हल्की हरी रोशनी से चमकने लगा। तुम भी लॉस्ट डेविल्स लैंड की हिट लिस्ट में हो। चूंकि तुम इस जगह पर हीरो बनने का शौक पूरा कर रहे हो, तो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। अगर तुम ये चीज मुझसे छीन सके तो मैं मान जाऊंगा। क्यानजिंग ने छू लिन को देखा और बोला, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं अपना हाथ बिल्कुल नहीं रोकूंगा। अगर तुम मेरे हाथों मारे गए तो इसके लिए तुम्हारा घमंड ही जिम्मेदार होगा। छू लिन हल्का सा मुस्कुराया और उसकी आंखों में भी एक ठंडी चमक उठने लगी। जब उन दोनों ने एक दूसरे को ठंडी नजरों से देखा तो आसपास के लोगों ने उनके लिए जगह बना दी और झटके से पीछे हट गए। सबकी उत्सुक नजरें उन्हीं पर टिकी थीं। लोग जानना चाहते थे कि टियानवुजोंग के इस नए लड़के में ऐसी कौन सी खासियत है जो वो सालों पुराने फाइटर क्यानजिंग से वो चीज छीनने आ गया। चू लिन, अपनी जान बचाना सबसे जरूरी है, काले कपड़े वाली औरत ने फिक्र करते हुए उसे याद दिलाया। छू लिन ने हल्के से सिर हिलाया और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गया। उसकी आंखें एकदम ठंडी थीं और उसके शरीर से खौफनाक जीन एनर्जी बाहर निकलने लगी। उसका शरीर एक रोशनी की तरह तेजी से क्यानजिंग की तरफ झपटा। वो सीधा क्यानजिंग से आमने सामने की टक्कर लेना चाहता था। हा, मौत के मुंह में जा रहा है। चू लिन की हरकत देखकर लॉस्ट डेविल्स लैंड के सारे शिष्य मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे। चू लिन 7वीं बार मिस्टीरियस वर्ल्ड में वापस आया था। भले ही उसकी फाइटिंग पावर बहुत ज्यादा थी, लेकिन ले मोजी उस वांग क्यूई से कहीं ज्यादा खतरनाक था। डू हुआंगक्वान और जाओ मेंग्यू दोनों ही छू लिन का ये कदम देखकर थोड़े हैरान थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। वो छू लिन को बहुत अच्छे से जानते थे और उन्हें पता था कि वो बिना सोचे समझे कोई रिस्क नहीं लेगा। अगर उसने शुरुआत की है तो इसका मतलब है कि उसे खुद पर पूरा भरोसा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यिन क्यूई एक ऐसे नतीजे पर पहुंची जिसे वो बिल्कुल सच नहीं मानना चाहती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सपने की हर एक बात सच हो। क्रैक जैसे ही उसके हाथ पर जोर पड़ा, उसने उस छोटे एटिक की रेलिंग को चकनाचूर कर दिया। ये कोई छोटी बात नहीं थी और इसकी वजह से उसके पीछे खड़े उस हैंडसम लड़के का ध्यान भी उसकी तरफ खिंच गया। सीनियर सिस्टर यिन, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। यिन ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोली। जियानबाओ मीटिंग की उस खुली जगह में चू लिन जोर जोर से हंसते हुए थंडर डीमन ऑन क्यानजिंग को देख रहा था। अब इसकी कीमत तुम चुकाओगे। जब छू लिन की आवाज उस सन्नाटे में गूंजी तो सब लोग मुड़कर क्यानजिंग को देखने लगे। इस वक्त उसका चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। उसके चेहरे का वो कालापन ऐसा था जैसे अभी निचोड़ने पर पानी टपकने लगेगा। लॉस्ट डेविल्स लैंड के मशहूर 3 डीमंस में से एक होने के बावजूद क्यानजिंग का सबके सामने बुरी तरह मजाक बन गया था। उस पल क्यानजिंग को भी लगा जैसे उसकी बॉडी अचानक सुन्न पड़ गई हो। फिर उसकी छाती भारी हो गई और उसे एक जोरदार झटका लगा। इस पूरे प्रोसेस में वो छू लिन के एक बाल को भी हाथ नहीं लगा पाया था। क्यानजिंग के लिए ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। उसकी वजह से 3 डीमंस के नाम पर भी कीचड़ उछल गया था। तुम अपनी मौत को खुद दावत दे रहे हो। क्यानजिंग का वो डरावना चेहरा अब गुस्से में बदल गया था। उसकी लाल आंखें छू लिन को घूर रही थीं और उसके मुंह से एक ठंडी आवाज निकली। लॉस्ट डेविल्स लैंड के लोग सच में कमीनों का झुंड हैं। क्या वो अपना वादा भी नहीं निभा सकते? छू लिन हंसा। वहां खड़े सारे लोग इस पूरे तमाशे को देख रहे थे। ये शर्त खुद क्यानजिंग ने रखी थी और किसी ने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की थी। अब जब बात खत्म हो गई थी तो क्यानजिंग अपनी बात से मुकर रहा था। ये सच में बहुत बड़ी गुंडागर्दी थी, खासकर तब जब वो पूरे कैंगलन वर्ल्ड के बड़े नामों में से एक था। माना कि लॉस्ट डेविल्स लैंड के डर की वजह से इन लोगों की मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन इतने सारे लोगों की चुपती हुई नजरों ने क्यानजिंग और डीमन किंगडम के शिष्यों को अजीब स्थिति में डाल दिया था। उन्हें हर किसी की नजर सुई की तरह चुभ रही थी। हम्फ, क्यानजिंग ने एक गहरी सांस ली और अपने सीने में धधकते गुस्से को जबरदस्ती दबाते हुए ठंडी आवाज में बोला, लड़के, इस बार मैं हार गया। अब तुम चुपचाप दुआ करना कि कैंगलन वर्ल्ड का ट्रायल शुरू होने के बाद तुम मेरे सामने ना पड़ो, वरना मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली बेरहमी क्या होती है। छू लिन हल्का सा मुस्कुराया। उसका वो बेफिक्र अंदाज देखकर क्यानजिंग का गुस्सा और भड़क गया। लेकिन इतने सारे लोगों की मौजूदगी में दोबारा हमला करना आसान नहीं था। इस बार लॉस्ट डेविल्स लैंड की सच में बहुत बुरी बेइज्जती हुई थी। इतना ही काफी नहीं था। क्यानजिंग को पूरा भरोसा था कि उसने यहां जो इज्जत गंवाई है वो उसे फॉरेन लैंड के रूइंस में वापस हासिल कर लेगा। कितने टियानक्वान कॉन्जील्स हुए? क्यानजिंग ने अपना सिर घुमाया और स्टॉल ओनर की तरफ देखा, जो एक बड़े से पत्थर पर शांति से बैठा लड़ाई देख रहा था। वो स्टॉल ओनर ग्रे रोब पहने हुए एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसका चेहरा एकदम शांत था। उसके सामने कई छोटी और नाजुक चीजें रखी हुई थीं। वो शुरू से लेकर अंत तक उन दोनों की लड़ाई को बहुत मजे से देख रहा था। ज्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 9 लाख टियानक्वान कॉन्जील्स। ग्रे रोब वाले उस अधेड़ आदमी ने बिना किसी डर के क्यानजिंग की खौफनाक आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बकवास बंद कर। अभी जब वो छोटी लड़की तुझसे बार्गिन कर रही थी तब तूने सिर्फ 3 लाख टियानक्वान कॉन्जील्स मांगे थे। ये सुनकर लिऊ शेंग गुस्से में फट पड़ा और स्टॉल ओनर पर चिल्लाया। ग्रे रोब वाले उस अधेड़ आदमी ने हंसते हुए उन्हें हल्के में देखा और कोई परवाह नहीं की। सिटी ऑफ फॉरेन रूइंस में बिना नाम और पहचान के रहने वाले उस इंसान के लिए लॉस्ट डेविल्स डोमेन से पंगा लेने का मतलब था कि वो चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, वो उनसे बच नहीं सकता। और तो और इस सिटी की गहराइयों में रहने वाला कोई भी इंसान आम नहीं था और सिर्फ डीमन किंगडम का नाम सुनकर वो हार मानने वालों में से नहीं थे।
क्यानजिंग ने ग्रे रोब वाले उस आदमी को ठंडी नजरों से घूरा। कीमत 3 गुना बढ़ चुकी थी। उसे भी पता था कि उसे जानबूझकर फंसाया जा रहा है, फिर भी उसने अपना गुस्सा दबाया। उसने अपना हाथ घुमाया और एक भयानक एनर्जी फ्लक्चुएशन के साथ नीले रंग की हल्की सी थंडरलाइट सामने खड़े स्टॉल ओनर की तरफ तेजी से बढ़ गई। जोरदार धमाका हुआ। क्यानजिंग का यह हमला देखकर ग्रे रोब वाला वो आदमी हंसा और उसके हाथ से जीन एनर्जी बाहर निकलने लगी। उसने सीधा उस थंडरलाइट को पकड़ लिया और उसके खत्म होने का इंतजार करने लगा। जब रोशनी हटी तो उस आदमी के हाथ में प्योर सिल्वर रंग का एक स्टोरेज बैग था। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। उस स्टोरेज बैग पर एक नजर डालते हुए ग्रे रोब वाले आदमी ने हल्की आवाज में कहा और बिना किसी शर्म के उस स्टोरेज बैग को रख लिया। क्यानजिंग ने उस ग्रे रोब वाले आदमी को एक ठंडी नजर से देखा और फिर छू लिन की तरफ मुड़ा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा तियानवुजोंग 10 साल पहले की तरह बेकार नहीं निकलेगा, वरना हम चलो यहां से। क्यानजिंग ने गुस्से में फुफकारते हुए पीछे हाथ हिलाया। वो लॉस्ट डीमन डोमेन के सारे शिष्यों को लेकर उस भीड़ को चीरता हुआ बाहर की तरफ निकल गया। जब लोगों ने उन्हें जाते हुए देखा तो सबको साफ समझ आ रहा था कि वो दुम दबाकर भाग रहे हैं। लॉस्ट डीमन डोमेन के शिष्यों के जाते ही तियानवु क्लैन में खुशी की लहर दौड़ गई। तियानवुजोंग के सारे शिष्य बहुत एक्साइटेड थे। हर साल तियानवुजोंग और लॉस्ट डेविल किंगडम के बीच सैकड़ों लड़ाइयां होती थीं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता था कि तियानवु सेक्ट का पलड़ा भारी रहे। इस बार छू लिन ने डटकर क्यानजिंग का सामना किया था, जिसने उन सबको खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। तियानवुजोंग में इतने खुशी के पल बहुत कम ही आते थे। छू लिन हल्का सा मुस्कुराया। उसने अपने हाथ में उस हरे ब्रेसलेट को उछाला और फिर जाओ मेंगडी की तरफ फेंकते हुए बोला, ये लो। जाओ मेंगडी ने बहुत ध्यान से उस ब्रेसलेट को पकड़ा। उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया और फिर उसने खुशी खुशी उसे अपने हाथ में पहन लिया। वो उसे बार बार देखे जा रही थी। ये तो काफी पावरफुल तरीका था। मैंने तुम्हें पहले कभी ये इस्तेमाल करते नहीं देखा, डू हुआंग ने पास आते हुए मुस्कुराकर कहा। उस आदमी की आंखों में जो सालों से एक उदासी छाई रहती थी, वो इस वक्त एक्साइटमेंट और हैरानी से चमक रही थीं। छू लिन ने हल्के से सिर हिलाया और कुछ बोलने ही वाला था, तभी उसकी नजर दूर गई और उसने एक छोटे एटिक पर सफेद ड्रेस पहने एक शांत लड़की को देखा। छू लिन के दिल में कुछ हलचल हुई। उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग उठने लगी और उसके माथे पर हल्की सी सिकुड़न आ गई। उन दोनों की नजरें मिली और उनकी बॉडी हल्की सी कांप उठी। अपनी कल्टिवेशन के बढ़ने के साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कोई अनजाना सा रिश्ता जुड़ रहा हो। छू लिन की ये हरकतें जाओ मेंग्यू और बाकी लोगों की नजर से बच नहीं पाईं। उन सबने भी उसी तरफ देखा जहां छू लिन देख रहा था। जब उन्होंने उस सफेद परछाई को इतने घमंड से खड़े देखा तो सबके चेहरे हल्के से बदल गए। ये क्यानशिगे पवेलियन की यिन क्यूई है। इस बार वो क्यानशिगे पवेलियन की लीडर है, डू हुआंग ने धीरे से कहा। जब उसने उस लड़की को देखा तो भले ही वो खुद को बहुत खास समझता था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा अलर्ट हो गया। उस औरत का टैलेंट काफी खतरनाक है। सुना है कि शुरुआत में उसका टैलेंट बिल्कुल ऑर्डिनरी था, लेकिन फिर वो इतना खौफनाक हो गया कि अनगिनत सीनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। उसके टैलेंट और खूबसूरती की वजह से उसके बहुत सारे दीवाने हैं, लेकिन कोई भी आज तक उसकी नजरों में नहीं चढ़ पाया और आज तक उसे कभी किसी पर इतना ध्यान देते नहीं देखा गया। डू हुआंग ने एक आह भरी, फिर उसे थोड़ा गुस्सा और अजीब सा लगा। तभी अचानक हैरानी की आवाजें गूंजने लगीं। उसने चौंक कर ऊपर देखा। उसने जो देखा वो ये था कि उस छोटे पवेलियन में खड़ी वो लड़की हवा में तैरते हुए नीचे आ रही थी और सीधा छू लिन की तरफ बढ़ रही थी। सबके देखते ही देखते वो खूबसूरत और घमंडी लड़की धीरे धीरे कदमों से चलकर आगे आई। तियानवुजोंग के शिष्यों का गार्ड धीरे धीरे कम होने लगा था। उनके बीच का वो भारी तनाव भी शांत हो गया। वो सब एकदम हैरानी से उसे ही देख रहे थे। आखिर कैंगलन वर्ल्ड में क्यानशिगे की ये लड़की बहुत फेमस थी। लोगों की अजीब नजरों के बीच यिन क्यूई चलकर छू लिन के पास आ गई। उस वेल के पीछे से उसकी खूबसूरत आंखें सीधा छू लिन को घूर रही थीं। उसकी नजरों में थोड़ी जांच परख थी, थोड़ी हिचकिचाहट और एक अजीब सा सूनापन था। वहां का माहौल अचानक से जम गया। हालांकि तियानवुजोंग के लोग यिन क्यूई को पसंद करते थे और उसकी इज्जत करते थे, लेकिन कोई नहीं बता सकता था कि आगे क्या होने वाला है। छू लिन के माथे पर हल्की सी सिकुड़न आ गई। हालांकि उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग चल रही थी, लेकिन सामने खड़ी ये स्ट्रांग लड़की बहुत अजीब बिहेव कर रही थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा हिचकिचा रहा था। मेरा नाम यिन क्यूई है। सबकी हैरानी के बीच यिन क्यूई ने ही पहले बोलना शुरू किया। उसकी आंखें चमक रही थी और वो छू लिन का चेहरा एकदम साफ देख सकती थी, लेकिन इसके उलट उसे अंदर ही अंदर हल्का सा पछतावा होने लगा था। सामने खड़े इस इंसान के साथ उलझने का सीधा मतलब था अपने उस सपने को और भी ज्यादा हावी होने देना। मैं नहीं रहूंगी। यिन क्यूई के सामने छू लिन हल्का सा मुस्कुराया। जब वो उस थंडर डेविल से नहीं डरा तो फिर एक यिन क्यूई से कैसे डर सकता था। क्यानशिगे और तियानवुजोंग के बीच कोई बड़ी दुश्मनी नहीं थी, और अगर वो लोग खुद चलकर आए हैं तो उनका कोई नुकसान तो नहीं होने वाला था। तियानवुजोंग का छू लिन हंसा और यिन क्यूई को देखने लगा। उसने भी इस मौके का फायदा उठाकर उस लड़की को गौर से देखा जिसका पूरे कैंगलन वर्ल्ड में इतना बड़ा नाम था। उस पतले वेल के पीछे से उसकी बेदाग खूबसूरती हल्की हल्की झलक रही थी। छू लिन की उन नजरों के सामने यिन क्यूई के अंदर एक अजीब सी हलचल मच गई और उसने अपनी इस गलती को सुधारने का फैसला किया। उसने अपनी नजरों को एकदम ठंडा किया, हल्की सी मुड़ी और उसकी तरफ पीठ कर ली। उसने आगे बढ़ने के लिए कदम उठाया ही था कि वो फिर रुक गई और बोली,
तुमने डीमन किंगडम से पंगा लिया है। डीमन किंगडम के उन 3 डीमंस की बेरहमी को देखते हुए वो पक्का तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। उस फॉरेन लैंड के रूइंस में कहीं मर मत जाना। तुम्हारी इस अच्छी दुआ के लिए शुक्रिया। छू लिन हल्का सा मुस्कुराया। यिन क्यूई ने हल्के से सिर हिलाया और फिर वहां एक पल भी नहीं रुकी। उसने अपने अंदर की उस बेचैनी को दबाने की कोशिश की और वहां से तेजी से चली गई। अजीब लड़की है। छू लिन ने हल्के से अपना सिर हिलाया। यिन क्यूई के जाने के बाद वहां का शोर धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा। इन दोनों के बीच पक्का कुछ न कुछ है। लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और उनके दिलों में जलन और एक अजीब सी फीलिंग उठने लगी थी। क्या वो उस यिन क्यूई को जानता है? डू हुआंगक्वान ने धीरे से बड़बड़ाया। काले कपड़े वाली वो औरत भी अजीब नजरों से यिन क्यूई की पीठ को घूर रही थी। वो जिस तरह जल्दबाजी में भाग रही थी वो उसे बहुत अजीब लग रहा था। फिर उसने जाओ मेंगडी की तरफ देखा जिसका मुंह फुला हुआ था और वो एकदम चुप थी। काले कपड़े वाली उस औरत के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। इस छोटी लड़की को भी आज जलन महसूस हो रही थी। तुम ठीक तो हो? उस काले कपड़े वाली औरत ने मजाक करते हुए धीरे से पूछा। अपनी एल्डर सिस्टर की उन नजरों को देखकर जाओ मेंगडी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें तरेरी। हम्फ, मैं उस औरत से पक्का ज्यादा बेहतर बनूंगी। काले कपड़े वाली औरत हंसी। चलो फिर, ऑल द बेस्ट। जब छू लिन लाचारी से पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि काले कपड़े वाली औरत और बाकी सबके चेहरों के भाव एकदम बदले हुए थे। उसे मजबूरी में अपने हाथ हवा में उठाकर जताना पड़ा कि उसे कुछ नहीं पता। वो खुद भी इस सबसे एकदम हैरान था। क्या तुम यिन क्यूई को जानते हो? डू हुआंगक्वान खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। 1 साल पहले एक बार मिला था, छू लिन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने मन ही मन सोचा कि वो मुलाकात ब्लड स्टार अरीना में हुई थी। डू हुआंगक्वान और जाओ मेंग्यू ने एक दूसरे को देखा। 1 साल पहले छू लिन और यिन क्यूई के स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क रहा होगा। वो दोनों कैसे मिले और एक दूसरे को कैसे जानने लगे? उन दोनों का बर्ताव बिल्कुल भी नॉर्मल लोगों जैसा नहीं लग रहा था। चलो चलें, हम काफी देर से इस ट्रेजर आइडेंटिफिकेशन मीटिंग में हैं, अब वापस चलने का टाइम हो गया है। छू लिन ने अपना सिर हिलाया। उसे आगे कुछ भी बताने का मन नहीं था। वो बस पीछे मुड़ा ही था कि तभी उसकी नज़र स्टॉल ओनर के सामने पड़ी एक चमकती हुई चीज पर गई। उस स्टॉल ओनर के सामने करीब 10 चीजें रखी हुई थीं और उन सबसे बहुत स्ट्रांग एनर्जी फ्लक्चुएशंस निकल रही थीं। साफ पता चल रहा था कि वो बहुत पुरानी और खास चीजें हैं। छू लिन की नज़र उन सारी चीजों पर घूमी और फिर एक कोने में जाकर टिक गई। हल्की रोशनी में वहां हथेली के साइज का एक टूटा हुआ स्टोव रखा था जो पूरी तरह से काले रंग का था। उस काले स्टोव को देखते ही छू लिन को अपने अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस हुई और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। ऐसा लग रहा था कि वो इसके बारे में कुछ कहना चाहता था। ये क्या चीज है? छू लिन ने मन ही मन पूछा। मुझे नहीं पता, उसने सीधे तौर पर जवाब दिया। हा, एकदम बेकार। छू लिन को अंदर ही अंदर थोड़ी झुंझलाहट हुई और फिर वो धीरे से उस स्टॉल ओनर के पास गया। चूंकि उसे और लिन दोनों को लग रहा था कि ये चीज इतनी सिंपल नहीं है तो पक्का ये कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं होगी। हल्की हिचकिचाहट के साथ छू लिन ने उस काले स्टोव को उठाया और स्टॉल ओनर से पूछा, ये कितने का है? तुम्हें ये किस लिए चाहिए? स्टॉल ओनर ने उल्टा सवाल किया। बस ऐसे ही थोड़ा इंटरेस्ट आ गया। छू लिन हंसा। उसे पता था कि यहाँ घूमने वाले ये सारे लोग बहुत चालाक होते हैं। भले ही उन्हें ना पता हो कि ये चीजें क्या हैं, फिर भी वो इन्हें बहुत प्रेशियस मानते हैं। आखिर एक इंसान की नज़र हर चीज नहीं पहचान सकती और कोई नहीं बता सकता कि कब कोई असली खजाने को पहचानने में गलती कर दे। स्टॉल ओनर ने अपनी आंखें सिकोड़ी और उसकी नजरें एकदम तेज हो गईं। उसने दोबारा उस छोटे से काले स्टोव को देखा। काफी देर तक घूरने के बाद उसने धीरे से अपनी नजरें हटाईं। वो अपने स्टॉल पर सिर्फ वही चीजें रखता था जिन पर वो पहले ही काफी रिसर्च कर चुका होता था। वो सिर्फ उन्हीं चीजों को बेचता था जिनकी असली कीमत का उसे अंदाजा नहीं लग पाता था। खासकर इस छोटे काले स्टोव में कुछ भी अजीब नहीं दिख रहा था और ना ही इसमें से कोई खास एनर्जी फ्लक्चुएशंस महसूस हो रही थीं। ये तियान्युआन का कोई खजाना तो बिल्कुल नहीं हो सकता था। क्या तुम्हें पता है कि ये चीज क्या है? जब स्टॉल ओनर थोड़ा कंफ्यूज होकर त्योरियां चढ़ा रहा था तभी छू लिन ने अपने हाथ में वो छोटा टूटा हुआ स्टोव उठाया और मुस्कुराते हुए पूछा, अगर मुझे पता होता तो मैं इसे यहां नहीं रखता, सीधा ऑक्शन में भेज देता। स्टॉल ओनर ने हल्के अंदाज में कहा। तो फिर ये कितने का है? छू लिन ने मुस्कुराते हुए पूछा। स्टॉल ओनर की आंखों में एक हल्की सी चमक आई और वो बोला, 10 लाख टियानक्वान कॉन्जील्स। स्टॉल ओनर की ये बात सुनते ही छू लिन और उसके पीछे खड़े वुजोंग सेक्ट के सारे शिष्य भड़क गए। उनकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उस स्टॉल ओनर को खुद नहीं पता था कि उसके हाथ में क्या है, फिर भी वो उसे इतना महंगा बेचना चाहता था। क्या ये कीमत कुछ ज्यादा नहीं है? छू लिन ने पूछा। स्टॉल ओनर हंसा। तुम्हें क्या लगता है फॉरेन रूइंस से चीजें ढूंढकर लाना हमारे लिए आसान होता है? इनमें से हर एक चीज को लाने में जान का खतरा होता है। और हमें खुद नहीं पता होता कि कब कोई ऐसी चीज जिसे हम पहचान ना पाएं वो अचानक कोई बड़ा खजाना निकल जाए। इसलिए ये कीमत एकदम सही है। छू लिन हा करके हंसा। इस दुनिया में इतने सारे खजाने कहाँ से आ गए? लेकिन फिर भी छू लिन का हाथ अपनी जेब की तरफ गया और अगले ही पल उसकी बॉडी थोड़ी सुन्न पड़ गई। बीस्ट गॉड स्टार के टाइम पर उसने अपने सारे टियानक्वान कॉन्जील्स उस अरे को अरेंज करने के लिए पर्पल मून को दे दिए थे। अब वो एकदम कंगाल था। छू लिन अभी अपनी जगह पर बुत बना खड़ा ही था
और उसके चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी आ गई थी कि तभी एक गोरे और नाजुक से हाथ ने एक शानदार स्टोरेज बैग आगे बढ़ाया और उसे ग्रे बालों वाले उस अधेड़ स्टॉल ओनर की तरफ फेंक दिया। स्टॉल ओनर ने उस स्टोरेज बैग को हल्के से चेक किया और फिर चू लिन के बगल में खड़ी जाओ मेंगडी को देखकर हंसते हुए बोला, लड़कियों के मामले में तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। छू लिन ने अपने बगल में खड़ी उस लड़की की तरफ देखा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ मेंगड़िए ने छू लिन पर एक नज़र डाली और जल्दी से अपनी नज़रें हटा लीं। उसने बिना किसी इंटरेस्ट के कहा, ब्रेसलेट्स का पैसा था ये। छू लिन थोड़ा हैरान हुआ और हल्के से सिर हिलाया। उसने उस काले टूटे हुए स्टोव को अपने सेकंड डायमेंशन स्टोरेज कैबिनेट में रख लिया। फिर उसने अपने आसपास के लोगों को सिर हिलाकर इशारा किया और बोला, चलो वापस चलते हैं। इसके बाद वो मुड़ा और टियानवुजोंग के गैदरिंग प्लेस की तरफ चल दिया। उसके पीछे टियानवुजोंग के बहुत सारे डिसाइपल्स भी उसके साथ साथ चल पड़े। जाओ मेंगडी ने छू लिन की पीठ को देखा। उसने अपने होंठ चबाए और उसकी आंखों में हल्की सी उदासी आ गई। फिर वो भी काले कपड़े वाली औरत के खींचने पर उनके पीछे पीछे चल दी। जब चू लिन गैदरिंग प्लेस पर वापस लौटा तो उसने देखा कि फांग यिकुन, डाओबिन और बाकी लोग दरवाजे के सामने गंभीर चेहरों के साथ इंतजार कर रहे थे। उनके पीछे टियानवुजोंग के बहुत सारे डिसाइपल्स भी खड़े थे। छू लिन को वापस आता देखकर उन्हें तुरंत राहत मिली। क्या तुम्हारा लॉस्ट डेविल किंगडम वालों से पंगा हो गया है? फांग यिकुन ने हल्की त्योरियां चढ़ाते हुए चू लिन और जाओ मेंग्यू की तरफ देखकर पूछा। चू लिन ने हल्के से सिर हिलाया और कुछ कहने ही वाला था कि फांग यिकुन ने तुरंत अपनी बात आगे बढ़ाई। मैंने सुना है तुमने थंडर डीमन चाइल्ड क्यानजिंग को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। छू लिन ने आराम से सिर हिलाया। वो थोड़ा हैरान था कि खबर इतनी जल्दी फैल गई। कुछ तरकीबें लगाकर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हा, बिल्कुल सही बात है। मुझे पता था कि छू लिन को फंसाना इतना आसान नहीं है। ले मोजी भी इसका फायदा नहीं उठा पाया। छू लिन की बात सुनते ही डाओबिन जोर जोर से हंसने लगा और उसकी हंसी में एक ऐसा गुरूर था जिसे वो रोक नहीं पा रहा था। चू लिन और बाकी लोगों ने उन चारों पैलेस मास्टर्स को खुले मुंह से हंसते हुए देखा। वो लोग उन्हें डांटने नहीं आए थे। बहुत बढ़िया किया। माना कि हमें सिचुएशन को लेकर थोड़ा फिक्र करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी डेविल किंगडम के उन घटिया लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। फैंग यिकुन ने अपनी ठुड्डी खुजलाते हुए हंसकर कहा, कैंगलन वर्ल्ड फोर्सेस का ट्रायल शुरू होने से पहले ही तुमने लॉस्ट डेविल किंगडम से दुश्मनी मोल ले ली है। ऐसा लग रहा है कि जब तुम लोग लॉस्ट डेविल किंगडम के सामने आओगे तो लड़ाइयां कम नहीं होंगी। उस वक्त तुम्हें बहुत अलर्ट रहना होगा। डाओबिन ने मुस्कुराते हुए कहा, पर उसके चेहरे पर थोड़ी सीरियसनेस भी थी। ठीक है। छू लिन और जाओ मेंग्यू दोनों ने शांति से सिर हिलाया। उनके बीच की दुश्मनी बहुत गहरी थी। इस बार टकराव और लड़ाइयां होना तय था। खैर, अब तुम सब जाकर आराम करो। कैंगलन वर्ल्ड के ट्रायल में अभी 2 दिन बचे हैं। इन 2 दिनों में थोड़ा ध्यान रखना। इस दौरान यिक्सू सिटी में लोगों की भीड़ बहुत अजीब और खतरनाक होती है। कोई फालतू का पंगा मत लेना। फैंग यिकन ने उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए कहा। हाँ। सारे डिसाइपल्स ने जोर से सिर हिलाकर हामी भरी और फिर वहां से अपने अपने कमरों की तरफ चले गए। ये लड़का हमेशा चौंका देता है। क्यानजिंग के पास पहले से ही जानलेवा पावर है, फिर भी छू लिन ने उसे इस तरह से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। छू लिन और बाकी लोगों को जाते हुए देखकर फैंग यिकन ने एक गहरी सांस ली। इस लड़के के पास बहुत सारी ट्रिक्स हैं। जो भी इससे पंगा लेने की सोचेगा उसे थोड़ा बहुत नुकसान तो उठाना ही पड़ेगा। डोबिन ने मुस्कुराते हुए समझाया। सावधान रहना सच में बहुत जरूरी है। लॉस्ट डेविल किंगडम के उन 3 डीमंस में थंडर डेविल सबसे कमजोर है। स्पिरिट डेविल और प्रेजेंट डेविल सबसे बड़ी मुसीबत हैं। कैंगलन वर्ल्ड का ट्रायल शुरू होने के बाद हमें चू लिन को थोड़ा और गाइड करना होगा। फैंग यिक्यून ने अपना सिर हिलाया। ये सुनकर डाओबिन और बाकी तीनों पैलेस मास्टर्स के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई। फिर उन्होंने एक हल्की सी आह भरी। लॉस्ट डेविल किंगडम के वो 3 डीमंस सच में बहुत बड़ी मुसीबत थे। जब वो फॉरेन लैंड्स के रूइंस में ऐसे खतरनाक लोगों से टकराएंगे तो क्या चू लिन सच में उनका सामना कर पाएगा? मुझे बस यही उम्मीद है कि कैंगलन पावर के इस ट्रायल में हमें पिछली बार की तरह अपने बेहतरीन टैलेंट्स को ना खोना पड़े। रात के वक्त विशाल फॉरेन रूइंस के आसमान पर एक घना कोहरा छा गया और दिन के समय होने वाला वो तेज शोर भी ठंड के साथ कहीं दूर गायब हो गया। यिक्सू सिटी के एक कोने में एक खुले कोर्टयार्ड में बहुत सारे लोग इधर उधर आ जा रहे थे। ये इस सिटी में लॉस्ट डेविल किंगडम का गैदरिंग प्लेस था। इस वक्त उस शांत कोर्टयार्ड में 3 लोग चुपचाप खड़े थे। उनमें से एक ली मोजी क्यानजिंग था, जिसका सामना छू लिन से हो चुका था। क्यानजिंग के सामने सफेद कपड़े पहने एक हैंडसम आदमी था। उसने अपने दोनों हाथ सिर के पीछे रखे हुए थे और पैर क्रॉस करके घास पर लेटा हुआ था। वो बड़े आराम से रात के आसमान को घूर रहा था। काफी देर बाद उसे कुछ याद आया और उसने क्यानजिंग की तरफ देखकर कहा, मैंने सुना है कि दिन में टियानवुजोंग के एक नए लड़के ने तुम्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। हम्फ, मैं गलती से उस लड़के की चाल में फंस गया। अगर असली फाइट होती तो मैं 10 मूव्स के अंदर उसकी जान ले लेता। क्यानजिंग ने ठंडी आवाज में फुफकारते हुए कहा। ओ, एक राइजिंग स्टार से इस तरह मात खाने के बाद तुम बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो। इसे दिल पर मत लेना। बॉस, आपको क्या लगता है, क्या मैं सही कह रहा हूं? वो सफेद कपड़े वाला आदमी हंसते हुए मजाक कर रहा था। क्यानजिंग का गुस्से वाला चेहरा देखकर उसने तुरंत अपने बगल में सीधे बैठे उस हरे कपड़े वाले आदमी की तरफ देखा। उस हरे कपड़े वाले आदमी का चेहरा एकदम सिंपल था। ना तो उसकी बॉडी में खतरनाक मसल लाइंस थीं और ना ही वो उस सफेद कपड़े वाले आदमी की तरह हैंडसम था।
वो एकदम ऑर्डिनरी लग रहा था, लेकिन उसकी बॉडी से जो हैवी मोमेंटम बाहर आ रहा था उसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता था। उस सिंपल आदमी ने हल्का सा सिर उठाया और अपने हाथ में पकड़ी एक ऑर्डिनरी आयरन सॉर्ड को आराम से पोंछने लगा। उसे उन दोनों की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर तुम्हें अपनी बेइज्जती महसूस हो रही है तो कैंगलन वर्ल्ड ट्रायल में कोई जगह ढूंढ लेना, हम वहां दोबारा मिलेंगे, उस सिंपल आदमी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। उसकी नजरें अपने हाथ में पकड़े ब्लेड पर टिकी थीं, और उसकी मुस्कान भी उस शांत ब्लेड की तरह ही खतरनाक थी। आखिर जिसने तुम्हारी बेइज्जती की है उसे इसका करारा जवाब तो मिलना ही चाहिए। कियानजिन की आंखें एकदम ठंडी हो गईं और फिर उसने अचानक कहा, इसके अलावा आज छू लिन नाम के उस लड़के का यिन क्यूई से भी कुछ कनेक्शन लग रहा था। जब यिन क्यूई जाने वाली थी तो उसने चूलिन को लॉस डेविल्स लैंड से सावधान रहने को कहा था। यिन क्यूई हमेशा से बहुत कोल्ड रही है और हर किसी के साथ उसका एटीट्यूड एकदम ठंडा रहता है। किसी को सावधान रहने के लिए कहना तो बहुत दूर की बात है, वो किसी से एक शब्द भी ज्यादा नहीं बोलती। फिर वो एक अजनबी की इतनी फिक्र क्यों कर रही थी? उस सिंपल आदमी के हाथ अचानक रुक गए। फिर उसने त्योरियां चढ़ाई, अपनी आंखें उठाईं और क्यानजिंग की तरफ देखकर बड़बड़ाया, वो लड़का अपनी मौत को खुद बुला रहा है। उसकी आवाज खत्म होते ही हवा में एक खौफनाक आंधी छा गई। उस कोर्टयार्ड में मिट्टी उड़ने लगी और पूरे कोर्टयार्ड में गहरे और खतरनाक सॉर्ड मार्क्स बन गए। ये नज़ारा देखकर क्यानजिंग और उस सफेद कपड़े वाले आदमी ने चुपचाप एक दूसरे को देखा और फिर वो हंसने लगे। वो लोग बॉस को गुस्सा दिलाने में कामयाब हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि कैंगलन वर्ल्ड का ये ट्रायल टिएन वुज़ोंग के लिए बहुत बुरी किस्मत लेकर आने वाला है। अगले 2 दिनों में उस पूरी सिटी की रौनक एकदम से बढ़ गई और वहां की भीड़ आसमान छूने लगी। वहां न सिर्फ बाकी 10 बड़ी स्टार पावर्स एक एक करके जमा हो गईं, बल्कि बहुत सारी फेमस छोटी स्टार पावर्स भी आ पहुंची। कुछ ही समय में ये छोटी सी फॉरेन मार्केट सिटी ताकतवर फाइटर्स से भर गई और वहां हर तरफ एक अफरा तफरी मच गई। इस अफरा तफरी के बीच फैंग यीक्वन और बाकी लोग और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। किसी भी मुसीबत से बचने के लिए टियान वुज़ोंग के बहुत सारे डिसाइपल्स को गैदरिंग प्लेस में ही रुकने और हर दिन कड़ी प्रैक्टिस करने का ऑर्डर दिया गया। जहां तक चू लिन और बाकी लोगों की बात थी, हालांकि उन्हें गैदरिंग प्लेस में रुकने के लिए फोर्स नहीं किया गया था, लेकिन लॉस्ट डेविल किंगडम की किसी भी चाल से बचने के लिए उन्हें लगातार अलर्ट रहने को कहा जा रहा था। छू लिन को भी सिटी में मची इस अफरा तफरी का अंदाजा था, इसलिए वो पिछले 2 दिनों से अपने कमरे में ही था और मुश्किल से ही बाहर निकला था। चू लिन ने इस अनोखी शांति का फायदा उठाकर अपने पास मौजूद कुछ चीजों को स्टडी करना शुरू किया, जैसे कि वो ब्लैक स्टोव जिसे खरीदने में उसने 10 लाख टैनकॉन कॉन्जिल्स खर्च किए थे। उस शांत कमरे में छू लिन उस काले टूटे हुए स्टोव के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। वो त्योरियां चढ़ाए हुए था, पर उसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। 2 घंटे से ज्यादा उस पर माथापच्ची करने के बाद छू लिन ने एक गहरी सांस ली और अपनी दुखती हुई आंखों को मलने लगा। इससे पहले उसने उस फर्नेस को स्टडी करने के लिए कई अलग अलग तरीके अपनाए थे, लेकिन उसे क्रैक करने का कोई भी रास्ता नहीं मिला। चाहे वो मटेरियल्स का फ्लक्चुएशन हो, एनर्जी हो या कुछ और, चू लिन को अब पक्का यकीन हो गया था कि यह बिल्कुल भी कोई खजाना नहीं है। इसे तो ऑर्डिनरी क्राफ्ट्स में भी नहीं गिना जा सकता। सही कहा ना? पहले जो थ्रॉब महसूस हुई थी वो झूठी तो नहीं हो सकती। चू लिन ने त्योरियां चढ़ाई और उस ब्लैक स्टोव के सरफेस को घूरने लगा। उसके ऊपर बना पैटर्न बहुत अजीब था। वक्त के साथ वो पैटर्न इतना धुंधला हो गया था कि उससे कोई भी काम की इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी। ये पुराना स्टोव। चू लिन के सिर में हल्का दर्द होने लगा और फिर उसने गुस्से में उसे आवाज लगाई। आखिर शुरुआत में उसी की वजह से एक हल्का सा ट्रेमर महसूस हुआ था, जिसने छू लिन को ये चीज खरीदने पर मजबूर किया। तुम ही बताओ, इस टूटी हुई चीज को कैसे यूज करें? उस कार्टून विलन ने अपनी आंखें झपकाईं और मुस्कुराते हुए बोला, इनहेरिटर, जाहिर सी बात है फर्नेस को जलाना पड़ता है। जलाना? छू लिन का दिल जोर से धड़का। ये 10 लाख टिएनक्वन कॉन्जिल्स में खरीदी गई चीज थी। अगर ये जलकर राख हो गई तो क्या उसके 10 लाख बेकार नहीं चले जाएंगे? कहीं ये मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा है? चू लिन ने अपने डीप सी ऑफ नॉलेज में देखा। वो उस बेफिक्र कार्टून फिगर को देखकर हंसा। अगर उसने उसे धोखा देने की हिम्मत की तो उसकी खैर नहीं, जो होगा देखा जाएगा। छू लिन ने अपना मन पक्का किया और अपने हाथ रगड़े। उसके हाथों से एक आग की लपट उठी और फिर उसने हल्के से उसे झटका दिया। वो फ्लेम सीधा उस काले स्टोव के अंदर जा लगी। भभक वो फ्लेम तेजी से उस छोटे टूटे हुए स्टोव के अंदर घुस गई और फिर आग की लपटें बाहर की तरफ उठने लगीं। वो टूटा हुआ स्टोव हल्का हल्का पिघलने लगा था और चू लिन का चेहरा अचानक से पीला पड़ गया। ओ, वो कार्टून विलन भी बुरी तरह चौंक गया और उसका मैकेनाइज्ड चेहरा भी एकदम सुन्न पड़ गया। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? छू लिन की आवाज एकदम ठंडी थी। उसने अपना हाथ उठाकर अपना वो पसीना पोंछने की एक्टिंग की जो वहां था ही नहीं और बड़बड़ाने लगा, नहीं, रिकॉर्ड्स में तो साफ साफ यही लिखा है। फिर उसने अपना मुंह बंद कर लिया और बोलना एकदम बंद कर दिया। वो ऐसे नाटक कर रहा था जैसे उसमें कोई फॉल्ट आ गया हो और वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। छू लिन ने एक फीकी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इसके रिकॉर्ड्स में भी गलतियां हो सकती हैं। उसने अपना हाथ घुमाया और उस जलते हुए स्टोव को वॉश बेसिन में फेंक दिया ताकि वो धीरे धीरे आग में जलकर खत्म हो जाए। चू लिन खुद कल्टीवेशन की स्टेट में चला गया। चू लिन की उस शांत कल्टीवेशन प्रैक्टिस के बीच वो टूटा हुआ स्टोव धीरे धीरे जलकर खत्म हो गया और वॉश बेसिन में एक अनजान गाढ़ा हरा लिक्विड भर गया। वो गाढ़ा हरा लिक्विड लगातार बढ़ता ही जा रहा था।
आखिरकार उस काले स्टोव का नामो निशान पूरी तरह से गायब हो गया और आग की लपटें भी एक एक करके बुझ गईं। उस लिक्विड में से एक तेज रोशनी निकली जिसने अचानक पूरे कमरे को जगमगा दिया। छू लिन ने झटके से अपनी आंखें खोलीं। वो एकदम हैरान था और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। क्या इसके सीक्रेट को जानने का इकलौता तरीका इसे पूरी तरह से जलाना था? सच कहूं तो कौन इंसान इतने महंगे खरीदे गए ट्रेजर को खुद जलाने की हिम्मत करेगा? स्टोव के अंदर मौजूद उस गाढ़े हरे लिक्विड को देखकर और उसके काले सरफेस को याद करके चू लिन को लगा कि पक्का किसी ने इसे पहले भी जलाने की कोशिश की होगी, पर उसने इसे छू लिन की तरह पूरा जलने नहीं दिया होगा। ये क्या है? चू लिन ने हैरानी से अपनी आंखें ऊपर उठाईं, पर वो थोड़ा कंफ्यूज्ड भी था। हवा में तैरते हुए वो लाइट स्पॉट सीधा छत पर जाकर पड़े और उन्होंने एक बेहद कॉम्प्लेक्स पैटर्न बना दिया। वो बिल्कुल एक मैप जैसा लग रहा था। मैप? चू लिन अंदर से पूरी तरह चौंक गया। उसने अपनी स्ट्रांग मेंटल पावर का इस्तेमाल किया और उस पूरे मैप को अपने दिमाग में कंप्लीटली रिकॉर्ड कर लिया। चू लिन के उसे दर्जनों बार ध्यान से देखने के बाद वो लाइट स्पॉट्स तेजी से सिकुड़ने लगे और एक जगह इकट्ठा हो गए। फिर वो सॉलिड रूप लेकर डार्क ग्रीन रंग के एक जेड ब्लॉक में बदल गए। चू लिन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस जेड ब्लॉक को अपनी हथेली में पकड़ लिया। उस पर बने हुए पैटर्न्स बहुत कॉम्प्लेक्स थे और उसमें से एनर्जी बाहर छलक रही थी। उसके एकदम बीच में कुछ एंशिएंट शब्द लिखे हुए थे। गुयुआन शेनजांग। चू लिन ने उन बड़े कैरेक्टर्स को घूरते हुए धीरे से बड़बड़ाया। अगले ही पल उसके दिल में एक्साइटमेंट की एक तेज लहर दौड़ गई। क्या कमाल की चीज हाथ लगी है? छू लिन खुशी से हंसने लगा। हालांकि उसे नहीं पता था कि इस गुयुआन शेनजांग में कैसी खतरनाक चीजें छुपी हुई हैं, लेकिन चूंकि इसकी लोकेशन फॉरेन रूइंस के अंदर थी तो पक्का इसके अंदर मिलने वाली चीजें भी ऑर्डिनरी नहीं होंगी। हो सकता है कि इसके अंदर दुनिया की सबसे प्रेशियस चीजें मौजूद हों। ऐसा होना पूरी तरह मुमकिन था। माना कि उसे सीधा कोई खजाना नहीं मिला था, लेकिन ये मैप और टोकन मिलकर टियान्युन के किसी भी सुप्रीम ट्रेजर से कहीं ज्यादा कीमती साबित हो सकते थे। मैंने कहा था ना कि ये कमाल की चीज है। वो कार्टून विलन अचानक फिर से जिंदा हो गया और अपनी आंखें बड़ी करते हुए चिल्लाया। हे। चू लिन ने उसकी बकवास पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और फॉरेन वॉइड में एंटर करने के बाद की अपनी प्लानिंग के बारे में सोचने लगा। इसके बारे में मैं सीनियर सिस्टर्स के साथ डिस्कस कर सकता हूँ। अगर तियानवुजोंग ने इस गुयुआन शेनजांग पर कब्जा कर लिया तो तियानवुजोंग की स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाएगी। आज का चू लिन अब कोई अकेला फाइटर नहीं था। उसके पीछे उसके सेक्ट के बहुत सारे सेक्ट मेंबर्स खड़े थे। वो इतने बड़े खजाने को अकेले नहीं पचा सकता था। इसे अपने फेलो डिसाइपल्स के साथ शेयर करने से उसे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनने में मदद मिलेगी। वक्त बहुत तेजी से बीतता गया। सिटी की उस अफरा तफरी के बीच तीसरे दिन जब सुबह की पहली किरण आसमान से नीचे गिरी तो पूरी सिटी में एक अजीब सी हलचल मच गई। हवा को चीरते हुए आगे बढ़ने की आवाजें लगातार गूंज रही थीं। आसमान में हर तरफ फाइटर्स टिड्डियों के झुंड की तरह उड़ रहे थे। वो सब जल्द से जल्द फॉरेन रूइंस की तरफ पहुंचना चाहते थे। फॉरेन रूइंस की उस सिटी से कुछ ही दूरी पर मौजूद आसमान और जमीन पूरी तरह से एक काले और भारी धुएं से घिरे हुए थे। जमीन की गहराइयों में से लगातार एक अजीब और बेचैन करने वाली खौफनाक ऑरा बाहर आ रही थी। फॉरेन रूइंस का वो इलाका हमेशा से एंशिएंट टाइम्स की एक अजीब पावर से बंधा हुआ था। इस खौफनाक पावर के अंदर उस जमाने के सभी लोगों की लाइफ लॉन्ग स्किल्स और विजडम जमा थी। इसी पावर ने इस जमीन को अनगिनत सालों से ब्लॉक करके रखा हुआ था। लेकिन इस दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए तो नहीं टिक सकती। भले ही वो एंशिएंट पावर कितनी भी खौफनाक क्यों ना हो, वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी ताकत भी कमजोर पड़ने लगी थी। इसी कमजोरी की वजह से लोगों को कुछ हिस्सों से अंदर बाहर आने का रास्ता मिल गया था। ये फॉरेन रूइंस सिटी उन्हीं जगहों में से एक थी जहां से फॉरेन रूइंस के अंदर जाया जा सकता था। ये एक बहुत बड़ा और काला मैदान था। उस मैदान के आखिरी छोर पर स्पेस हल्का सा डिस्टॉर्ट हो रहा था, जिसने पूरे इलाके को पूरी तरह से कवर किया हुआ था। इस वक्त उस डिस्टॉर्टेड स्पेस के किनारे पर हर तरह के फाइटर्स की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। और भी बहुत सारे लोग हवा को चीरते हुए तेजी से आ रहे थे और उस इंतजार कर रही भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे थे। हवा चीरने की तेज आवाज के साथ लोगों का एक बड़ा झुंड वहां पहुंचा। ये तियानवुजोंग की टीम थी जो कुछ मील की दूरी पर उस खाली जगह पर आकर उतरी थी। छू लिन भी चुपचाप उन सबके पीछे पीछे चल रहा था। इतने सारे लोग और एक भीड़ हवा में तैर रही थी और फिर उन्होंने आसपास मौजूद लोगों के उस घने समंदर को देखा। ये सच में कैंगलन वर्ल्ड का सबसे बड़ा और जरूरी इवेंट था। यहां की भीड़ और स्केल को सिर्फ अमेजिंग ही कहा जा सकता था। चू लिन को भी अंदर ही अंदर एक तेज वाइब्रेशन महसूस हुई। आसमान में वो आसानी से ताकतवर फाइटर्स की खौफनाक ब्रेथ को फील कर सकता था। साफ पता चल रहा था कि यहां अनगिनत स्ट्रांग फाइटर्स इकट्ठा हुए थे। चू लिन ने होराइजन की तरफ देखा और फिर उसकी नजर एक ऐसे ग्रुप पर पड़ी जिनकी ब्रेथ बहुत स्ट्रांग थी और उनके पास लंबी तलवारें थीं। ये लोग एक भयानक सॉर्ड स्पिरिट से भरे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमान को ही चीर देंगे। छू लिन की आंखें तुरंत उनके आगे खड़े लीडर पर गईं। वो देखने में काफी सिंपल और हम्बल सा लड़का लग रहा था, लेकिन उसे देखकर छू लिन की आंखों में भी हल्का सा दर्द महसूस हुआ और उसे अपनी आंखें सिकोड़नी पड़ीं। वो श्वानजिनजोंग का एक मेंबर था। टीम में सबसे आगे लिन बिन खड़ा था, जिसे सॉर्ड एलिगेटर कहा जाता था। वो भी श्वानजिंग रेल्म की 9th रॉबरी वाला एक बेहद स्ट्रांग फाइटर था। सुना है कि उसने श्वानजियानजोंग के बेहद खतरनाक स्किल श्वानजियान जुए को सक्सेसफुली मास्टर कर लिया था। जब छू लिन बिन को देख रहा था
तो उसके बगल में खड़ी काले कपड़े वाली औरत ने धीमी आवाज में उसे सब कुछ बताया। ओह! छू लिन ने हल्की सी अपनी भौहें उठाईं। उसने श्वानजियन जुए के बारे में सुन रखा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो एफए स्वानजुए से बिल्कुल भी कम पावरफुल नहीं है। बाईं तरफ सफेद कपड़े पहने हुए वो लोग और दाईं तरफ पीले कपड़े पहने हुए वो लोग हुईटा और 5 एलिमेंट्स सेक्ट की टीम्स हैं। इस बार हुईटा की सबसे पावरफुल फाइटर क्वीन स्वे नाम की एक लड़की है, जबकि 5 एलिमेंट सेक्ट के लीडर का नाम वांग जेनसिंग है। ये दोनों ही मेंटल अटैक में बहुत माहिर हैं और माना जाता है कि वो स्टार विजनरी के लेवल को हल्का हल्का टच कर चुके हैं। छू लिन ने उस तरफ देखा जहां सफेद कपड़ों में एक नाजुक सी लड़की टीम के आगे चुपचाप खड़ी थी। वो किसी खिले हुए फूल जैसी लग रही थी। उसकी स्किन एकदम गोरी थी और उसके लंबे बाल बर्फ की तरह सफेद थे। हल्की हल्की हवा चल रही थी और उसके शरीर से स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर छलक रही थी। उसकी वजह से वहां का स्पेस भी डिस्टॉर्ट हो रहा था। फिर उसने दूसरी तरफ देखा। 5 एलिमेंट सेक्ट की टीम में सबसे आगे एक लड़का खड़ा था, जिसने एक मोटा पीला रोब पहना हुआ था और उसका चेहरा आधा ढका हुआ था। उस पीले रोब पर बने हुए लाइंस चमक रहे थे, उसमें से रोशनी निकल रही थी और एक अजीब सी हमिंग साउंड आ रही थी। ये दोनों ही 9th रॉबरी के बहुत लो लेवल पर थे, लेकिन उनकी स्पिरिचुअल एबिलिटीज बहुत ज्यादा हाई थीं। वहां खड़े वो लोग होंगमेंग टाओइज्म के हैं। जब चू लिन ने दूसरी तरफ देखा तो उसकी नज़र खतरनाक मसल्स वाले स्ट्रॉन्ग आदमियों के एक ग्रुप पर पड़ी। बीच बीच में उसे वैसी ही खौफनाक फीमेल वॉरियर्स भी दिखाई दे रही थीं। उनके भारी भरकम कंधे और मसल्स देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि मस्कुलर आदमियों और औरतों के इस भारी भरकम ग्रुप के आगे एक बिल्कुल दुबला पतला और सूखा सा लड़का खड़ा था। वो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा लग रहा था और इतने सारे मसल वॉरियर्स के आगे उसका इस तरह खड़ा होना बहुत अजीब लग रहा था। वो दुबला पतला लड़का होंगमेंग टाओइज्म का सीनियर मेंबर है। उसके पास बहुत अजीब और अलग मैजिकल पावर्स हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ होंगमेंग टाओइज्म के बाकी सारे फाइटर्स में सबसे ज्यादा है। उसने एक बार स्वानजिंग रेल्म की 9th रॉबरी वाले एक बेहद स्ट्रांग फाइटर के परखच्चे उड़ा दिए थे। काले कपड़े वाली औरत ने छूलिन को समझाते हुए कहा। थोड़ी और दूर नेबुला मर्सनरीज और एक्सोस्केलेटन आर्मर पहने हुए उनके एलाइज खड़े थे। वहीं डार्क लाल रोब्स पहने हुए डेड डार्क क्लैन के वॉरियर्स भी मौजूद थे। जैसा सोचा था ये सब सच में खौफनाक जीनियसेस हैं। छू लिन ने गहरी सांस ली। ये सब अपनी अपनी फोर्सेस के बेहतरीन फाइटर्स थे, जिनका टैलेंट और हिम्मत एकदम अलग लेवल की थी। ऐसे खतरनाक लोगों से भरे कैंगलन वर्ल्ड के इस ट्रायल से सच में बहुत उम्मीदें थीं। काले कपड़े वाली औरत ने हल्के से सिर हिलाया और कुछ बोलने ही वाली थी, तभी उसकी आंखें हल्की सी चमकी और उसने होराइजन की तरफ देखा। कियानशी पवेलियन के लोग आ रहे हैं। छू लिन ने ऊपर देखा और आसमान से बहुत सारे लोगों को नीचे उतरते हुए पाया। इस टीम ने सबका ध्यान सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींचा था। इस टीम में आदमियों से ज्यादा औरतें थीं। पूरे बंजर मैदान में अचानक एक हलचल सी मच गई। खासकर टीम के सबसे आगे खड़ी उस खूबसूरत लड़की ने तो सबकी नजरें अपनी तरफ खींच ली थीं। जब छू लिन ने यिन क्यूई को देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। ये लड़की सिर्फ 1 या 2 बार अजीब बर्ताव नहीं कर चुकी थी। आखिर वो उस पर इतना ज्यादा ध्यान क्यों दे रही थी? अपने कानों में गूंज रहे शोर को इग्नोर करते हुए छू लिन ने अपनी नजरें धीरे धीरे यिन क्यूई से हटा लीं। यिन क्यूई चाहे जैसी भी हो, वो हर सिचुएशन को आराम से हैंडल कर सकता था। फिलहाल तो ये लड़की उसकी दुश्मन नहीं लग रही थी। तभी काले कपड़े वाली औरत की आवाज छू लिन के कानों में पड़ी। लॉस्ट डेविल्स लैंड के लोग आ गए। छू लिन ने त्योरियां चढ़ाईं और होराइजन की तरफ देखा। टियानवुजोंग के सारे डिसाइपल्स हल्के से टेंशन में आ गए और उन सबकी नजरें एक साथ ऊपर उठ गईं। हवा चीरने की तेज आवाज आसमान में गूंज उठी। काले कपड़ों वाले लोगों का एक झुंड काले बादलों की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा था। एक खौफनाक जीन एनर्जी के प्रेशर के साथ वो लोग पूरे घमंड में उस ब्रोकन वॉइड के एंट्रेंस पर आकर उतरे। एंट्रेंस पर खड़े लोग घबराकर पीछे हट गए। इस ग्रुप के नीचे उतरते ही चू लिन की नजरें भी लॉस्ट डेविल्स लैंड के डिसाइपल्स के सबसे आगे खड़े लोगों पर गईं। वहां 3 बेहद घमंडी और ताकतवर फिगर्स खड़े थे। उनके शरीर से एक खौफनाक ब्रेथ निकलकर पूरे आसमान में फैल रही थी, जिसे देखकर चू लिन भी हल्का सा हैरान रह गया। डीमन किंगडम के ये 3 डीमंस पूरे कैंगलन रेल्म के यंग डिसाइपल्स में सबसे ज्यादा पावरफुल थे। कैंगलन वर्ल्ड के इस ट्रायल के 3 सबसे स्ट्रांग फाइटर्स आखिरकार एक साथ सबके सामने आ ही गए। वो तीनों सीधे तनकर खड़े थे। हालांकि उन तीनों की ब्रेथ डीमन किंगडम के उन 700 से ज्यादा लोगों की कंबाइंड पावर को टक्कर नहीं दे सकती थी, फिर भी वो किसी ऊंचे पहाड़ की 3 अलग अलग चोटियों की तरह लग रहे थे। वो भीड़ के सामने इतनी शान से खड़े थे कि कोई चाहकर भी उन्हें इग्नोर नहीं कर सकता था। छू लिन की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। वो 3 डीमंस में से थंडर डेविल सन क्यांजिंग का सामना पहले ही कर चुका था, इसलिए उसकी नजरें सीधा थंडर डेविल सन के बगल में खड़े उन दोनों लोगों पर गईं। उनमें से एक सफेद कपड़े पहने और हाथ में फोल्डिंग फैन लिए बहुत हैंडसम लड़का था। वो देखने में बिल्कुल किसी ज्ञानी स्कॉलर जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी बॉडी से जो एक खौफनाक टेरर वेव बाहर आ रही थी, उसे देखकर कोई उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर कोई सच में उसे एक सीधा साधा स्कॉलर समझने की भूल करता तो वो खुद अपनी मौत को दावत दे रहा होता। वो स्पिरिट डीमन जेंग मिंगहुई है। काले कपड़े वाली औरत का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया और उसने सफेद कपड़े वाले उस बेफिक्र लड़के को देखते हुए कहा। छू लिन ने आराम से सिर हिलाया। उसकी आंखों में भी एक अलग तरह की सीरियसनेस थी।
वो साफ देख सकता था कि ये स्पिरिट डीमन जेंग मिंगुई उस क्यानजिंग से कहीं ज्यादा खतरनाक था। ये लॉस्ट डेविल किंगडम सच में कैंगलन वर्ल्ड की सबसे खौफनाक फोर्स थी। उनके डिसाइपल्स की कल्टिवेशन देखकर ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था। बस बात यह है कि 3 डीमंस में सबसे पावरफुल ये नहीं है, बल्कि प्रिजन डीमन चाओ टियानचाओ है। काले कपड़े वाली औरत की आवाज हल्की सी भारी हो गई थी। साफ पता चल रहा था कि उस नाम का खौफ इतना ज्यादा था कि उसकी वजह से वो अंदर ही अंदर घबराहट महसूस कर रही थी। छू लिन ने हल्के से सिर हिलाया और फिर क्यानजिंग और झेंग मिंगुई के बीच खड़े उस नीले कपड़े वाले आदमी की तरफ देखा। वो नीले कपड़े वाला आदमी अपने आसपास के लोगों से हंसकर बात कर रहा था। वो बहुत शांत और जेंटल लग रहा था और उसके चेहरे पर रत्ती भर भी खौफनाक भाव नहीं था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए इस आदमी पर अनगिनत नजरें टिकी हुई थीं। उसे मिलने वाली ये हैवी अटेंशन यिन क्यूई से बिल्कुल भी कम नहीं थी। चू लिन ने बाकी इंटरस्टेलर फोर्सेस के लीडर्स की तरफ देखा। उसने नोटिस किया कि चाओ टियानशियाओ को देखते ही उन सबके चेहरों के भाव एकदम बदल गए थे और उनकी आंखों में एक गहरी विजिलेंस और डर साफ दिखाई दे रहा था। ये सब देखकर छू लिन खुद को एक गहरी सांस लेने से नहीं रोक पाया। चाओ टियानशियाओ का वो खौफनाक ऑरा सच में उसे 3 डीमंस में नंबर 1 बनाता था। इस सबकी नजरों के बीच हरे कपड़े पहने चाओ टियानशियाओ ने अपनी नजरें हल्की सी घुमाई और कैंशिगे पवेलियन की तरफ देखा। साफ शब्दों में कहा जाए तो उसकी नजरें सिर्फ यिन क्यूई पर टिकी थीं। हाँ, इस बार कैंशिगे पवेलियन की टीम को सच में क्यूई लीड कर रही है। अगर फॉरेन रूइंस में हमारा आमना सामना हुआ तो उम्मीद है कि तुम मुझ पर थोड़ी दया करोगी। चाओ टियानशियाओ ने यिन क्यूई को देखा। उसका चेहरा बहुत हैंडसम नहीं था, बल्कि एकदम ऑर्डिनरी था, जिसे भीड़ में पहचानना भी मुश्किल हो। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो उसके चेहरे पर एक बहुत जेंटल मुस्कान थी। सच कहा जाए तो चाओ टियानशियाओ सच में एक बहुत चार्मिंग इंसान था। वो जेंग मिंगुई जितना हैंडसम तो नहीं था, लेकिन उसे देखकर लोगों को काफी कंफर्टेबल फील होता था। सीनियर ब्रदर टियानशियाओ, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। मेरे अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है। चाओ टियानशियाओ के इस मजाक का जवाब देते हुए यिन क्यूई ने एकदम ठंडी आवाज में कहा। ऐसा नहीं था कि वो चाओ टियानशियाओ का मतलब नहीं समझती थी, लेकिन यिन क्यूई का ध्यान इन सब बातों में बिल्कुल नहीं था। अपनी हार्ड ट्रेनिंग के अलावा उसे सिर्फ एक ही चीज की फिक्र थी कि वो अपने उन अजीब सपनों का हल कैसे निकाले ताकि वो अपनी प्रैक्टिस में पूरी तरह डूब सके। अपनी बात खत्म करने के बाद उसकी नजरें खुद ब खुद दूर उस तरफ चली गईं जहां छू लिन खड़ा था। जूनियर सिस्टर यिन क्यूई, आप मजाक कर रही हैं। अगर आपने अपना बेस्ट दिया तो मुझे डर है कि हमारे बीच एक बहुत भयानक फाइट होगी, चाओ टियानशियाओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तभी उसने यिन क्यूई की नजरों को नोटिस किया और उसी तरफ देखा जहां वो देख रही थी। एक ही नजर में उसने टियान वुजोंग की टीम को देख लिया। जैसे ही चाओ टियानशियाओ ने उस तरफ देखा, चू लिन ने साफ महसूस किया कि टियान वुजोंग के सारे डिसाइपल्स एकदम चौकन्ने हो गए। यहां तक कि जाओ मेंग्यू और डू हुआंगक्वान भी थोड़े नर्वस लग रहे थे और उनकी जीन एनर्जी हल्की सी सिकुड़ रही थी। जाओ मेंग्यू, डू हुआंगक्वान, हे तुम लोग तो पुराने दुश्मन हो। चाओ टियानशियाओ ने जाओ मेंग्यू की तरफ देखा और आराम से बोला। जाओ मेंग्यू और डू हुआंगक्वान के चेहरे अचानक काले पड़ गए। माना कि चाओ टियानशियाओ की आवाज बहुत वार्म थी, लेकिन वो साफ महसूस कर सकते थे कि उसके पीछे एक खौफनाक और खूनी इरादा छुपा हुआ था। चाओ टियानशियाओ ने जाओ मेंग्यू की कड़वाहट को देखा और हल्के से मुस्कुराया। उसने अपनी नजरें घुमाई और आखिर में छू लिन पर जाकर उसकी नजरें टिक गईं। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। मैंने सुना है कि तुम ब्लडी अरीना के टॉप प्लेयर हो, पर हैरानी की बात है कि तुमने बाकियों के इन्विटेशन ठुकराकर टियान वुजोंग को चुना। ऐसा लग रहा है कि टियान वुजोंग के हाथ कोई बड़ी लॉटरी लग गई है, चाओ टियानशियाओ ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा और फिर थोड़ा रुककर तंज कसते हुए बोला, चलो ये भी ठीक ही है। आखिर उस जैसी खस्ताहाल जगह पर जाकर कोई भी आसानी से राजा बन सकता है और उस टूटी फूटी जगह का लोकल ओवरलॉर्ड कहला सकता है। टियान वुजोंग की इस तरह बेइज्जती होते देख छू लिन और बाकी सबका गुस्सा तुरंत भड़क उठा। ये चाओ टियानशियाओ देखने में तो किसी शांत इंसान जैसा लग रहा था, लेकिन उसका एक एक शब्द तानों से भरा था और उसकी मुस्कान के पीछे कांटे छुपे हुए थे। पूरे आसमान में शोर एकदम शांत हो गया था और हर सेक्ट के लोग चुपचाप इस तमाशे को देख रहे थे। टियान वुजोंग और लॉस्ट डेविल किंगडम की उस गहरी दुश्मनी के बारे में वहां मौजूद हर कोई बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इन दोनों टीमों का आमना सामना होते ही इतनी भयानक टक्कर होगी और चिंगारियां उड़ने लगेंगी। और तो और ये भी साफ था कि टियान वुजोंग अकेले लॉस्ट डेविल किंगडम से टकराने की हालत में बिल्कुल नहीं था। क्या ये कहना थोड़ा ज्यादा कैजुअल नहीं हो जाएगा कि हम इन खस्ताहाल जगहों के लोकल टायरेंट्स हैं? सबकी नजरों के बीच छू लिन के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जब तियानवू के एम्परर ये शिंगे और उनकी पत्नी ने 22 डेविल किंगडम में कोहराम मचाया था, तब किसी ने ऐसा क्यों नहीं कहा? छू लिन के ये शब्द कहते ही पूरे आसमान में हलचल मच गई। सब लोग पूरी तरह शॉक्ड थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि चू लिन सीधे चाओ टियानशियाओ से इस तरह टक्कर लेगा। यिन क्यूई ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं। सच कहा जाए तो ये शिंगे की पत्नी आज भी उनके क्यानशिगे पवेलियन की एक एल्डर थीं। क्यानशिगे पवेलियन में उस एल्डर का स्टेटस बिल्कुल वैसा ही था जैसा तियानवुजोंग में ये शिंगे का। वो दोनों ही लेजेंडरी फिगर्स थे। कितना घमंडी है! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद को ये शिंगे से कंपेयर करने की? क्यानजिंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। और तो और अपना फोल्डिंग फैन हिलाते हुए फॉरेस्ट डीमन किंग जेंग मिंगुई ने मुस्कुराकर कहा, भले ही वो ये शिंगे था, लेकिन आखिर में मारा तो वो लॉस्ट डेविल्स लैंड के हाथों ही गया था। लॉस्ट डेविल्स डोमेन के डीमन लॉर्ड ने खुद तियानवुजोंग के डिसाइपल्स पर हमला किया था। सच में ये तो बड़े गर्व की बात है। छू लिन ने मजाक उड़ाते हुए कहा।
ये सुनकर जेंग मिंगहुई और क्यानजिंग दोनों की त्योरियां चढ़ गईं और उनके चेहरों की वो मुस्कान भी गायब होने लगी। शुरुआत में ये शिंगे सच में सिर्फ एक डिसाइपल था और उसे लॉस्ट डेविल किंगडम के डीमन लॉर्ड ने खुद मारा था। इस घटना की वजह से कई फोर्सेस ने उनका बहुत मजाक उड़ाया था। ये लॉस्ट डेविल किंगडम के उन गिने चुने स्कैंडल्स में से एक था। जब क्यानजिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो कुछ बोलने ही वाला था, तभी चाओ टियानशाओ ने अपना हाथ हिलाकर उसे रोक दिया। उसकी आंखें एकदम ठंडी थीं और वो छू लिन को घूर रहा था। उसकी मुस्कान बर्फ की तरह जम देने वाली थी। ऐसा लग रहा है कि इतने सालों में हमने टियानवुज़ोंग के काफी लोगों को नहीं मारा है। चाओ टियानशाओ ने एक ठंडी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। उसकी ठंडी नजरें टियानवुज़ोंग के लोगों पर घूमी। अगर ऐसी बात है तो कैंगलन फोर्सेस के इस ट्रायल में मेरी दुआ है कि तुम सबको एक भयानक मौत नसीब हो। उसकी आवाज में एक गहरा किलिंग इंटेंशन भरा हुआ था, जिसे सुनकर लोगों की सांसें भारी होने लगीं। अभी आखिरी नतीजा आने में काफी वक्त है। छू लिन के चेहरे की मुस्कान हल्की सी गायब हो गई। उसकी आंखों में एक तेज चमक थी और उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। उसे अपने दिल में पूरी तरह क्लियर था कि कैंगलन पावर के इस ट्रायल में उसे हर हाल में अपना बेस्ट देना ही होगा। बढ़िया। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। जब आखिरी वक्त आएगा तो मैं यही बात दोबारा कहूंगा। बस उम्मीद है कि तुम उस वक्त तक जिंदा बचोगे। चाओ टियानशाओ ने एक ठंडी मुस्कान दी और फिर अपनी ठंडी नजरें हटा ली। उसने अपनी आंखें हल्की सी सिकोड़ी और छू लिन को बड़े ध्यान से देखा, जैसे वो छू लिन के चेहरे को अपने दिमाग में छाप लेना चाहता हो। चाओ टियानशाओ को अच्छे से जानने वाले क्यानजिंग और जेंग मिंगहुई ने जब ये देखा तो उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उन्हें बहुत अच्छे से क्लियर था कि जब चाओ टियानशाओ का किलिंग इंटेंशन एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाता है जहां उसे रोकना नामुमकिन हो, तो वो बिल्कुल ऐसा ही बर्ताव करता है। इस छू लिन का मरना अब पक्का है और तियानवुज़ोंग पर भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर टूटने वाला है। चाओ टियानशाओ की नजरें हटाते ही छू लिन ने भी आराम से अपनी नजरें हटा लीं और जाओ मेंग्यू की तरफ देखा। वो लोग चाओ टियानशाओ पर छू लिन के गुस्सा करने से बिल्कुल भी नाराज नहीं थे, बल्कि वो भी डीमन किंगडम के लोगों को उसी नफरत से घूर रहे थे। क्या चाओ टियानशाओ कैंगलन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग यंग डिसाइपल है? चू लिन ने अपने बगल में खड़ी काले कपड़े वाली औरत से धीरे से पूछा। ये सुनकर काले कपड़े पहने जाओ मेंग्यू ने थोड़ा सोचा और फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा, एक और खौफनाक इंसान है जो चाओ टियानशाओ से बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। चू लिन ने हल्की सी भौहें उठाईं। कौन? कैंगलन वर्ल्ड का नंबर 1 वांटेड क्रिमिनल इविल हार्ट फू हाओ। काले कपड़े वाली औरत ने एक गहरी सांस ली। फू हाओ? चू लिन ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाईं। उसने ये नाम पहली बार सुना था। ये आदमी किसी भी इंटरस्टेलर फोर्सेस का डिसाइपल नहीं है और ना ही वो कैंगलन रेल्म का मेंबर है। वो बस कभी कभार कैंगलन रेल्म में भटकता रहता है। वो किसी भूत की तरह आता जाता है और उसकी परछाई तक देख पाना बहुत मुश्किल है, डू हुआंग ने समझाया। और तो और एक बार उसकी चाओ टियानशाओ के साथ फाइट भी हुई थी, जिसमें चाओ टियानशाओ जीत नहीं पाया था। अच्छा तो ये बात है, छू लिन ने धीरे से बड़बड़ाया। कैंगलन फोर्सेस का ये ट्रायल सच में इतना आसान नहीं है। पता नहीं वो फू हाओ यहां आएगा या नहीं। फॉरेन रूइंस खुलने वाले हैं। छू लिन अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी काले कपड़े वाली औरत अचानक से चिल्लाई। चू लिन ने तुरंत अपनी नजरें उठाईं और सामने मौजूद उस लाइट कर्टन को देखा। वो लाइट कर्टन पानी की सतह की तरह हिल रहा था और उसमें तेज लहरें उठने लगी थीं। फॉरेन रूइंस बस खुलने ही वाले थे। उस बंजर मैदान पर वो लाइट कर्टन बहुत बुरी तरह से कांप रहा था। जो लोग अक्सर यहां आते रहते थे, उन्हें अच्छे से पता था कि ये फॉरेन वर्ल्ड के खुलने का इशारा है। कैंगलन वर्ल्ड की एक बहुत फेमस और खतरनाक जगह होने के नाते एंशिएंट अजीब ताकतों की सील की वजह से ये फॉरेन वर्ल्ड साल भर बंद रहता है और कोई भी इसके अंदर नहीं जा सकता। सिर्फ कुछ सालों में एक बार ऐसा मौका आता है जब इस अरे की सील सबसे कमजोर हो जाती है। यही वो टाइम होता है जब लोग खजाना ढूंढने के लिए फॉरेन वर्ल्ड के अंदर घुस सकते हैं। बिल्कुल अभी की तरह एक खौफनाक वेव बहुत तेजी से होराइजन की तरफ बढ़ी। आसमान को छूने वाला वो लाइट कर्टन भी धीरे धीरे डिस्टॉर्ट होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो आसमान और जमीन दोनों को चीर देगा। उसके अंदर मौजूद उस अंधेरी और गहरी दुनिया से भी ईविल वेव्स बाहर आ रही थीं। क्या ये फाइनली खुलने वाला है? छू लिन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो उस भारी भीड़ को देख रहा था। वो भी इस एंशिएंट बैटलफील्ड को लेकर बहुत क्यूरियस था। हो सकता है उसे यहां से एंशिएंट इंटरस्टेलर वॉर्स के कुछ सुराग मिल जाएं, या फिर हो सकता है उसे एंशिएंट और मॉडर्न एलियन एनिमल्स के बीच के फर्क का पता चल जाए। जब हम फॉरेन रूइंस में एंटर करेंगे तो हमारी क्यूई मशीन्स एक दूसरे से कनेक्ट होनी चाहिए, वरना अंदर घुसते ही हम ट्रांसमिशन की वजह से अलग अलग जगहों पर जा गिरेंगे। जाओ मेंग्यू ने सामने उस धीरे धीरे डिस्टॉर्ट होते लाइट कर्टन को देखते हुए पीछे खड़े लोगों से तेज आवाज में कहा। हाँ, ये सुनकर टियानवुज़ोंग के सारे डिसाइपल्स ने पूरे जोश के साथ जवाब दिया, पर अगले ही पल उनके चेहरे सीरियस हो गए। उन्होंने अनगिनत बार अपने मास्टर से अंदर के खतरों के बारे में सुना था। अगर ट्रांसमिशन की वजह से वो अपने सेक्ट से अलग हो गए तो उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। जब हम फाइनली बाहर निकलेंगे तो हमें क्या करना होगा? छू लिन ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाते हुए पूछा। फॉरेन रूइंस के एकदम बीच में एक अरे है जहां आखिर में टॉप 10 स्टार पावर्स इकट्ठा होंगी, जाओ मेंग्यू ने कहा और उसके चेहरे पर हल्की सी टेंशन साफ दिख रही थी। अगर हम वहां पहुंच गए तो वो वक्त टियानवुज़ोंग और लॉस्ट डेविल किंगडम के बीच आखिरी लड़ाई का होगा। कैंगलन फोर्सेस के पिछले टेस्ट में सीनियर ब्रदर डू ने वहीं पर अपनी जान कुर्बान की थी।
उसके बगल में खड़े डू हुआंगक्वान ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और उसकी आंखों में भयानक गुस्सा सुलग रहा था। छू लिन ने धीरे से सिर हिलाया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर डू हुआंगक्वान के कंधे को थपथपाया। फिर उसने दोबारा पूछा, क्या फॉरेन रूइंस में कोई और रूल्स नहीं है, जैसे दूसरी फोर्सेस के लोगों को मारने को लेकर? कैंगलन पावर का ये ट्रायल बहुत पहले से ही कोई शांति या दोस्ती वाला खेल नहीं रहा है। ये मौत का कंपटीशन है। तुम चाहे जो भी तरीका अपनाओ, कोई तुमसे सवाल नहीं करेगा। हाँ, ये बात अलग है कि दोनों साइड्स के बीच की नफरत धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। काले कपड़े वाली औरत ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा। छू लिन ने धीरे से आह भरी और फिर उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। किसी को नहीं पता था कि छू लिन के दिमाग में क्या चल रहा था। बस छू लिन और काले कपड़े वाली औरत की बातचीत के बीच ही वो लाइट कर्टन बहुत बुरी तरह से डिस्टॉर्ट होने लगा और फिर वो जोर से कांपा। अचानक वो लाइट कर्टन गायब हो गया और उनके सामने एक न दिखने वाली तेज खौफनाक हवा चलने लगी। शुआ। जैसे ही वो न दिखने वाली तेज हवा बाहर निकली, पूरा स्पेस हवा चीरने की आवाजों से भर गया। अनगिनत ह्यूमन फिगर्स टिड्डियों की तरह बाहर निकले और फिर समंदर की लहरों की तरह उस एरिया में घुस गए जहां लाइट कर्टन गायब हुआ था। इस हलचल के साथ ही कैंगलन वर्ल्ड की टॉप 10 फोर्सेस के डिसाइपल्स भी तेजी से आगे बढ़े। उन छोटी मोटी फोर्सेस के मुकाबले वो लोग एक जबरदस्त मोमेंटम के साथ आगे बढ़े। उनकी जीन एनर्जी दहाड़ उठी और फिर एक बड़े लाइट ग्रुप में बदलकर उस वॉइड से टकराई जहां लाइट कर्टन हुआ करता था। हम भी चलते हैं। ये देखकर काले कपड़े वाली औरत अचानक आगे बढ़ी और उसकी साफ आवाज हर टियानवुजोंग डिसाइपल के कान में गूंज उठी। हाँ, एक साथ गूंजने वाली इस आवाज के साथ ही सारे डिसाइपल्स की बॉडी से एक जबरदस्त एनर्जी ब्रेथ बाहर निकली और फिर एक दूसरे से जुड़कर उन सबको कवर कर लिया। चलो। अपना हाथ घुमाते हुए काले कपड़े वाली औरत सबसे पहले आगे बढ़ी। उसके पीछे डू हुआंगक्वान, चू लिन और टियानवुजोंग के बाकी सारे डिसाइपल्स भी चल पड़े। टियानवुजोंग के सारे डिसाइपल्स बहुत सारे लोगों की नजरों के सामने धीरे धीरे उस वॉइड में घुस गए और फिर एक साथ गायब हो गए। टियानवुजोंग डिसाइपल्स के फॉरेन रूइंस में एंटर करने के बाद भी बहुत सारे डिसाइपल्स अंदर घुस रहे थे और पूरे वेस्टलैंड पर हवा चीरने की तेज आवाज गूंज रही थी। यिकू सिटी में टियानवुजोंग के डिसाइपल्स के अंदर जाने के बाद डाओबिन और फांग यिकुन ने धीरे धीरे अपनी नजरें हटा लीं। फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में एक गहरी सीरियसनेस थी। पता नहीं इस बार क्या रिजल्ट होगा। लॉस्ट मैजिक एरिया के वो 3 डेविल सारे यंग डिसाइपल्स के बीच सच में बहुत खौफनाक हैं। फांग यिकुन ने गहरी सांस ली। ज्यादा फिक्र मत करो। माना कि लॉस्ट डेविल्स डोमेन के डिसाइपल्स पावरफुल हैं, पर टियानवुजोंग के लड़के भी कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। और तो और हमारे पास वो खौफनाक एग्जिस्टेंस भी है, डाओबिन ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल सही बात है। कैंगलांजी फोर्सेस के इस ट्रायल में सबसे बड़ा बदलाव चू लिन ही है। ठीक 100 साल पहले भी किसी ने बिल्कुल यही बात कही थी। फैंग यिकन ने आह भरी। इस बार बस इंतजार करते हैं और देखते हैं कि ये लड़का लॉस्ट डेविल किंगडम के उन 3 डीमंस के खिलाफ क्या कर पाता है। डाओबिन और बाकी तीनों ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में थोड़ा सुकून नजर आ रहा था। फॉरेन रूइंस के अंदर स्याही जैसा घना अंधेरा पूरी जमीन पर फैला हुआ था और होराइजन तक जा रहा था। यहां तक कि आसमान भी थोड़ा डार्क और बहुत भारी लग रहा था, जहां कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। ये नज़ारा बता रहा था कि यहां कभी दुनिया को हिला देने वाली एक बहुत भयानक फाइट हुई थी। उस अंधेरे वेस्टलैंड में बीच बीच में कोई डरावनी दहाड़ गूंज उठती थी। उस आवाज में कोई जान नहीं थी, बस एक खौफनाक किलिंग इंटेंट और भूख महसूस हो रही थी। शुआ काफी देर तक वो वेस्टलैंड एकदम शांत था कि तभी अचानक हवा फटने की आवाज आई और अनगिनत लाइट्स और शैडोज वहां से बाहर निकलने लगीं। कुछ ही देर में उन्होंने पूरे आसमान को भर दिया और उस जेडाई की खौफनाक शांति को तोड़ दिया। बहुत सारे फिगर्स धीरे धीरे जमीन पर उतरे और उन्हें लीड करने वाले जाओ मेंग्यू, चू लिन और बाकी लोग थे। क्या यही फॉरेन रूइंस हैं? पलक झपकते ही हम यहां आ गए। जमीन पर खड़े टियानवुजोंग के सारे डिसाइपल्स एकदम क्यूरियोसिटी के साथ अपने आसपास देख रहे थे। फॉरेन रूइंस में एंटर करने पर ज्यादातर लोग इसके एज पर होते हैं। अगर हमारी किस्मत बहुत खराब नहीं हुई तो हमारा आमना सामना इतनी जल्दी लॉस्ट डेविल्स लैंड से नहीं होना चाहिए। जाओ मेंग्यू ने अपनी आंखें घुमाकर चारों तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा। हैं? चू लिन ने हल्के से सिर हिलाया। चू लिन सोच रहा था कि फॉरेन रूइंस में उनके पास करने के लिए बहुत से जरूरी काम है। इतनी जल्दी लॉस्ट डेविल्स लैंड से टकराना कोई अच्छी बात नहीं थी। दुश्मनी मोल लेना अभी ठीक नहीं है। बाकी सब बाद में आराम से देखा जाएगा। हम आगे बढ़ने वाले हैं, सब लोग अलर्ट रहना। चू लिन की नजरें नीचे जमीन पर गईं। बोलते ही वो अचानक चौंक गया। उसने जमीन पर जोर से अपना पैर पटका। एक भयानक फोर्स बाहर निकली और उसका पैर सीधे जमीन में जा धंसा। उस खाली जमीन के नीचे करीब दर्जन भर भयानक और काले मॉन्स्टर्स ने अपनी खून जैसी लाल आंखें खोलीं। शुआ। जमीन पर गिरते ही उन पर इतना भारी हमला हो गया। टियानवुजोंग के डिसाइपल्स घबरा गए। अच्छी बात यह थी कि टियानवुजोंग के ये डिसाइपल्स बहुत अलर्ट थे। तुरंत ही उनकी सर्जिंग जीन एनर्जी बाहर निकली और उन्होंने तेजी से आते हुए काले कांटों के हमले को रोक लिया। जाओ मेंगडी भी नीचे से हो रहे हमले को रोकने में लगी थी, लेकिन उसकी तरफ बढ़ने वाले स्ट्रेंज एनिमल्स की गिनती कहीं ज्यादा लग रही थी। 10 से ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स को पीछे धकेलने के बाद अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसके पैरों के ठीक नीचे टूटी हुई जमीन से एक डार्क बीस्ट ने अपने ठंडे पंजे लहराए और एक चीख के साथ उसे जोर से पकड़ लिया। डैंग! जैसे ही जाओ मेंगडी घबराई, एक साया पहले ही उसके सामने आ चुका था।
उसके पैर का तलवा तेजी से फैला और व्हाइट गोल्ड बॉडी में बदल गया। फिर एक जोरदार लात नीचे पड़ी। बैंग बैंग बैंग। उसी पल वो ढीली मिट्टी सीधी नीचे धंस गई। फिर टियान वुज़ोंग के डिसाइपल्स ने खौफ में देखा। उस फटी हुई जमीन के नीचे काले शरीर और खून जैसी लाल आंखों वाले न जाने कितने स्ट्रेंज एनिमल्स समंदर की लहरों की तरह फैलते जा रहे थे। फेयर्स बोन एंड्स, हमारी किस्मत ही खराब है। ब्लैक स्कर्ट वुमन ने चींटियों के उस समंदर को देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो लोग अभी फॉरेन रूइंस में आए ही थे और इस तरह के मुसीबत वाले एलियन बीस्ट से उनका सामना हो गया। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि इन फियर्स बोन एंड्स ने अकेले टियानवुज़ोंग के लोगों पर हमला किया था। यहां मचे बवाल के कुछ ही देर बाद दूर से भी चीखें आने लगीं और लगातार तेज आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था कि वो लोग भी फॉरेन एनिमल्स का शिकार बन गए थे। पल भर में ही उस पूरे डार्क वेस्टलैंड में अफरातफरी मच गई। बैंग बैंग। चू लिन ने हवा में स्टार ट्रीज को घुमाया। उसकी हर वेव के साथ तेज हवाएं चीखने लगीं और फियर्स बोन एंड्स सीधे कटकर टुकड़ों में बंटने लगीं। उसका हमला बहुत शार्प था, लेकिन फिर भी वो फियर्स बोन एंड्स बिना किसी मौत के डर के आगे बढ़ती रहीं। छू लिन ने अपने माथे पर बल डाल लिए। शुरू की घबराहट के बाद टियानवुज़ोंग के डिसाइपल्स ने भी इंटरस्टेलर फोर्स के रूप में अपनी ताकत दिखा दी। वो एक दूसरे को कवर करते हुए तेजी से फियर्स बोन एंड्स के हमलों को रोकने लगे। चोटें जरूर आई थीं, लेकिन किसी की जान नहीं गई। इन फियर्स बोन एंड्स की गिनती बहुत भयानक है और उनके एक्सोस्केलेटन्स भी बहुत टफ हैं। अगर हमें यहाँ लड़ते रहना पड़ा तो देर सवेर हमारी जीन एनर्जी खत्म हो जाएगी और आखिर में हम इनका शिकार बन जाएंगे। ब्लैक स्कर्ट वुमन ने अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए फुसफुसाकर कहा, ये फियर्स बोन एंड्स तो नॉर्मली फॉरेन रूइंस के बीच वाले हिस्से में इकट्ठा होती हैं। ये किनारे वाले एरिया में कैसे आ गईं? यहाँ से बाहर निकलना मुश्किल लग रहा है। सामने फियर्स बोन एंड्स का भयानक समंदर देखकर चू लिन को भी सिरदर्द होने लगा था। यहाँ कदम रखते ही उनके सामने एक बड़ा खतरा आ गया था। फॉरेन रूइंस सच में एक खतरनाक जगह थी। अगर वो अकेला होता तो उसे कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन उसके साथ अभी भी उसके मार्शल ब्रदर्स की पूरी टीम थी। ब्लैक स्कर्ट वुमन और डू हुआंगक्वान भी काफी परेशान थे। उनकी आंखें लगातार चमक रही थीं और वो बाहर निकलने का कोई रास्ता सोच रहे थे। ये सारी मनहूस चीजें मेरी ही तरफ क्यों आ रही हैं? जाओ मेंगडी की घबराई हुई आवाज ने उनकी सोच में खलल डाल दिया। छू लिन ने मुड़कर जाओ मेंगडी की तरफ देखा। फियर्स बोन एंड्स तेजी से उसी पर झपट रही थीं। उनके तेज दांतों में इतनी ताकत थी कि वो 6 स्ट्रॉबेरी बैक टू श्वांजिंग वाले एक्सपर्ट्स को भी आसानी से फाड़ सकते थे, और अब ऐसा लग रहा था जैसे वो उन चींटियों में पूरी तरह से डूब जाएगी। क्या? छू लिन थोड़ा हैरान रह गया और फिर उसकी आंखों में कुछ सोचने की चमक आई। इन फियर्स बोन एंड्स की इंटेलिजेंस बहुत कम होती है, लेकिन उन्होंने जो टारगेट चुना था वो काफी अजीब था। उनकी पूरी टीम में जाओ मेंगडी की ताकत ना तो सबसे ज्यादा थी और ना ही सबसे कम। फिर ये एग्जॉटिक एनिमल्स उसी के पीछे क्यों पड़े थे? क्या फॉरेन एनिमल्स की तेज सेंसेस के हिसाब से जाओ मेंगडी उनके लिए सबसे खतरनाक टारगेट थी? छू लिन ने हल्का सा माथा सिकोड़ा। उसकी आंखें तेजी से चमकी और फिर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि जाओ मेंगडी के आसपास एक रिदम फ्लक्चुएशन हो रही थी। जाओ मेंगडी, अपनी म्यूजिकल एबिलिटी का इस्तेमाल करके इन्हें रोको। छू लिन तेजी से आगे बढ़ा और जाओ मेंगडी के पास पहुंच गया। उसने डार्क जायंट ट्री को जोर से घुमाया और कई फियर्स बोन एंड्स को टुकड़ों में काट दिया, जिससे एक भारी आवाज गूंज उठी। मेरी म्यूजिकल एबिलिटी तो स्पिरिट को अटैक करती है, क्या वो इन पर काम करेगी? जाओ मेंगडी ने हैरान होकर पूछा। इन चीजों के पास बेसिक विजडम तक नहीं है तो स्पिरिट कहां से होगी? हमारे लिए ये मुसीबत हो सकती है, लेकिन तुम्हारे लिए ये मॉन्स्टर्स एकदम बेकार हैं। छू लिन ने ठंडी सांस ली। एक फियर्स बोन एंड को फोड़ते ही उसे समझ आ गया था कि इन चींटियों की स्पिरिट सच में बहुत कम है। जाओ मेंगडी थोड़ा झिझकी और फिर उसने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। उसने अपने हाथों से ग्रीन 5 स्ट्रिंग्ड हार्प को छुआ। उसकी उंगलियां तारों पर थिरकीं और एक मीठा म्यूजिक बजने लगा। वो प्लेजेंट रिदम तेजी से हवा में फैल गई। म्यूजिक की आवाज गूंजते ही चू लिन ने देखा कि वो निडर और खूंखार चींटियां अचानक स्लो हो गईं और आखिर में बेहोश होकर गिरने लगीं। उनमें से कुछ तो फ्राई किए हुए सोयाबीन की तरह चटक कर फट गईं। जिस एंट कॉलोनी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था, उसका ये हाल देखकर सब हैरान रह गए और नीचे देखने लगे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस मुसीबत ने छू लिन और डू हुआंगक्वान जैसे एक्सपर्ट्स को भी फंसा दिया था, उसे जाओ मेंगडी इतनी आसानी से खत्म कर देगी। चलो यहां से। चू लिन, जाओ मेंग्यू और बाकी लोगों ने राहत की सांस ली। वो तुरंत होश में आए और अपनी टीम को उस खतरनाक जगह से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़े। सिस्टर, नीचे कुछ है। जब वो तीनों टीम को लेकर निकलने ही वाले थे, तभी अचानक जाओ मेंगडी चिल्ला उठी। क्या हुआ? छू लिन, जाओ मेंग्यू और डू हुआंगक्वान हैरान रह गए। वो रुके और शक भरी नजरों से जाओ मेंगडी की तरफ देखने लगे। जाओ मेंगडी ने अपनी त्योरियां चढ़ाईं और उसके हाथों में स्ट्रिंग्स लगातार कांपने लगीं। साउंड एनर्जी जोर से फटी। फिर जमीन के नीचे मौजूद ब्लैक एंट्स की लहर ऐसे गायब हुई जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उन्हें कुचल दिया हो, और धीरे धीरे नीचे की काली जमीन नजर आने लगी। एंट टाइड के गायब होने के बाद उस काली जमीन के नीचे एक ब्लैक रॉक दिखाई दी। उस चट्टान के अंदर कई फिगर्स बैठी हुई नजर आ रही थीं। वो सब क्या है? छू लिन ने हैरानी से देखा और पाया कि वो सब पूरी तरह से सूख चुकी लाशें थीं। छू लिन, इन ममीज के पेट की तरफ देखो। ब्लैक स्कर्ट वुमन अचानक बोल उठी। छू लिन ने नजरें उठाकर देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं।
उन ममीज के पेट के बीच एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी।